Hi friends, this is C. Ashwini Rastogi. So let us discuss what are the implications if you do not file your ITR within time. So what are the timeline? 31st जुलाई. आज तो 1 अगस्त है, ITR नहीं फाइल होगा, बट हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? तो what are the implication if you do not file your ITR? First of all, you cannot carry forward your losses. You have losses from future option or business losses, so that is not allowed. You have to pay late fees for rupees 5,000 if your income exceed 5 lakh. अगर आपकी 5 लाख से कम है तो मात्र 1,000 रुपए की लेट फीस देनी है. थर्ड वन, यू हैव टू पे इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A. आपने टाइम पे टैक्स डिपॉजिट नहीं किया, सेल्फ असेसमेंट जमा होना था. एडवांस टैक्स तो अलग बात है, सेल्फ असेसमेंट 31 जुलाई तक जमा होना था, वो नहीं किया तो आपको इंटरेस्ट भी पे करना है. Last one, you're not allowed to carry forward your losses. You have losses under the head of future option, that is not allowed. तो सीधी सीधी बात कर लेते हैं. 31 जुलाई तक रिटर्न नहीं किया तो जा सकता है, 5,000 की लेट फीस देनी है मात्र, और अगर 5 लाख से कम की इनकम है तो 1,000 रुपये से काम चल जाएगा. और लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे. इंटरेस्ट तो लगता ही है सेल्फ असेसमेंट टाइम पे नहीं पे करने का. और इम्पोर्टेंट क्या है, 31 जुलाई तक हमारे पे 2 स्कीम थी. बाय डिफॉल्ट तो न्यू रिजीम थी. आप 10 IEA फॉर्म फाइल करके आप न्यू रिजीम को ऑप्ट आउट करके ओल्ड रिजीम में आ सकते थे. ओल्ड रिजीम में आपको 80C की डिडक्शन मिल जाती थी. सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी थी, उसमें 2 लाख रुपीज तक की डिडक्शन लॉसेस सेट ऑफ हो जाते थे. तो इसका मतलब है ओल्ड रिजीम में भी कुछ बेनिफिट थे और न्यू रिजीम में भी कुछ बेनिफिट थे क्योंकि टैक्स रेट कम था. तो हम दोनों सिनेरियो में टैक्स कंप्यूट करते थे, जो भी बेनिफिशियल होता था उसके अकॉर्डिंग जाते थे. तो बाय डिफॉल्ट आप न्यू रिजीम में रहते थे, और अगर कुछ बेनिफिशियल ओल्ड रिजीम है तो ओल्ड रिजीम में जाते थे. अगर बिजनेस से कुछ लॉसेस हैं या बिजनेस से प्रॉफिट है तभी ये 10 IEA फॉर्म फाइल करना होता था, अदरवाइज नहीं करना होता था. तो 31 जुलाई तक ही 10 IEA फाइल करने की रिक्वायरमेंट थी. आज की डेट में 1 अगस्त ऑनवर्ड तो बाई डिफॉल्ट आप पे न्यू रिजीम है, न्यू रिजीम के अकॉर्डिंग करते. तो ड्यू डेट किसके लिए थी? जो नॉन टैक्स ऑडिट केसेस हैं. अगर आपका टैक्स ऑडिट केस है, टैक्स ऑडिट कब बनता है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर. अगर आपकी इनकम मोर देन 1 करोड़ है तो 44AB में आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट से फॉर्म 3CB 3CD में टैक्स ऑडिट कराना होता है. और उसमें एक प्रोवाइजो ये भी है, 10 करोड़ रुपए तक आपको टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आपकी 95% से ज़्यादा की बैंकिंग ट्रांजैक्शन है. अगर 95% से ज़्यादा बैंकिंग ट्रांजैक्शन है तो 10 करोड़ रुपए तक भी ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है. तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन के केस में हम डे बुक में देखते हैं कि टोटल कैश रिसीव कितनी है और टोटल टर्नओवर कितनी है. तो कैश रिसीट प्लस कैश पेमेंट दोनों को जोड़ के ही हमारा 5% से कम आना चाहिए, तभी टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट की सीमा 1 करोड़ से बढ़ के 10 करोड़ हो जाएगी. दूसरी बात हम डिस्कस कर लेते हैं, 44AD अगर आपने ऑप्ट कर ली तो आपको लास्ट ईयर आपने 44AD से ऑप्ट आउट करके आपने वायलेशन कर दिया 44AD सब क्लॉज 4 का. तो इस वाले सिनेरियो में नेक्स्ट 5 ईयर तक आपको 44AD अलाउड नहीं होगी. इसका मतलब है आपको 44AD के प्रोविजन में आना है तो आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा. तो इस वाले केस में भी टैक्स ऑडिट हो जाता है. तो इस तरीके से 5 सिनेरियो में टैक्स ऑडिट बन जाता है. प्रोफेशनल के केसेस में जी हाँ, 44ADA प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है. अगर आपकी इनकम, आप डॉक्टर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, स्पेसिफाइड प्रोफेशन है, तो उस वाले सिनेरियो में आपकी 75 लाख से कम की इनकम है, ग्रॉस रिसीट 75 लाख से कम है, तो ये रिक्वायरमेंट है कि 50% आपको प्रॉफिट दिखाना है. अगर 50% प्रॉफिट नहीं दिखाया तो आपको टैक्स ऑडिट कराना होगा, और 75 लाख से ऊपर पे तो टैक्स ऑडिट बनता ही बनता है. तो हमने टैक्स ऑडिट की भी बात कर ली, 44AD की बात कर ली, 44AD की भी बात कर लेते हैं. अगर आप कोई भी काम करते हैं, बिजनेस से रिलेटेड काम करते हैं, गुड्स सेल्स परचेज करते हैं या कोई सर्विस भी डिलीवर कर रहे हैं, तो इस वाले केस में कैश की ट्रांजैक्शन है और वो 3 करोड़ से कम है तो 44AD में आप आ सकते हैं.
ये आपका प्रेजेंटिव टैक्सेशन है। तो यहाँ पर कैश रिसीट पे 8% और ईसीएस और बैंकिंग माध्यम से जो भी आप कैश चेक पेमेंट कर रहे हैं उस पे 6% हम आपका प्रेजेंटिव टैक्स प्रॉफिट डिटरमाइन करेंगे और इनकम टैक्स कर देंगे। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है 44AD की। कोई रिक्वायरमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक ऑप्शनल है कि आप अगर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करना चाहते तो आप नॉर्मली 44AD में 6% या कैश के केस में 8% प्रॉफिट दिखा दीजिए और आपको कोई ऑडिट नहीं करना। बट 3 करोड़ रुपए तक ही 44AD मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर हमारा टैक्स ऑडिट से भी हम बाहर हो जाते हैं, भले ही वहाँ पर टैक्स ऑडिट में 1 करोड़ की सीमा है। इंपॉर्टेंट बात ये हो गई कि 44AD एक बार ले ली तो 5 साल तक चलानी पड़ेगी। सेम केस आपने मैरिज कर ली तो 5 साल तक निभाना पड़ेगा। तो मैंने सब चीज़ कवर कर ली, बहुत छोटी सी वीडियो बनाई कि आपको ITR अगर आपने टाइम से नहीं करी है तो अब भी ऑप्शन खुले। थैंक यू दोस्तों।